5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग 27 मार्च से शुरू होगी, 29 अप्रैल को आखिरी वोटिंग होगी और नतीजे 2 मई को आएंगे। इस चुनाव में किस पार्टी के पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 5 चुनावी राज्य हैं बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी, सेकंड फेज 1 अप्रैल, थर्ड फेज 6 अप्रैल को, फोर्थ फेज 10 अप्रैल को, फिफ्थ फेज 17 अप्रैल को, सिक्स्थ 22 को और सेवेंथ फेज 26 अप्रैल को और एट्थ फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। असम में 3 फेज में वोटिंग होगी, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल। पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में सिर्फ 1 फेज में ही वोटिंग होगी। यहाँ 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों की काउंटिंग 2 मई को होगी। इन 5 राज्यों में से बंगाल और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें अपनी सत्ता काबिज करना बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। 1980 में अपने गठन के बाद से ही बीजेपी इन दोनों राज्यों की विधानसभा में कुछ खास नहीं कर पाई है। अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी का स्वर्णिम युग तब आएगा जब बंगाल और केरल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब बीजेपी के पास वो मौका है, लेकिन इतिहास के आंकड़े इस ख्वाब की तामीर होने की गवाही नहीं दे रहे हैं। अगर बंगाल की ही बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 है। बीजेपी को 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें ही मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 सीटें मिली थी और इन्हीं आंकड़ों के सहारे बीजेपी 2021 में सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है। वहीं ममता बनर्जी को 2016 के चुनाव में 211 सीटें मिली थी और वो बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे थी, लेकिन इस बार उनके कई बड़े सिपहसालार बगावत कर चुके हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने भी उनके सहारे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को हासिल करने में पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि यहाँ के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी बहुत कुछ खास नहीं है। 2016 में कांग्रेस को महज 44 सीटें ही मिली थी और इस बार का चुनाव तो फिलहाल टीएमसी बनाम बीजेपी ही दिख रहा है। रही बात केरल की, तो वहां बीजेपी के लिए फिलहाल कुछ हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में मुकाबला अभी तक सीपीआईएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच ही दिख रहा है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 71 का है। 2016 का चुनाव देखें तो एलडीएफ को 91 सीटें मिली थी, जबकि यूडीएफ को 47 सीटें। बीजेपी ने 98 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सीट सिर्फ एक ही मिल पाई थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं जैसे अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ तक को केरल में उतार दिया है। चुनौती इस बार एलडीएफ के पास ही है, जिसे अपना गढ़ बचाना है। तो राहुल गांधी के केरल से सांसद बनने के बाद कांग्रेस को भी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत का एक और राज्य है तमिलनाडु। 234 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा होता है 118, लेकिन यहाँ न तो बीजेपी के लिए कुछ खास है और न ही कांग्रेस के लिए। वहाँ का मुकाबला तो पिछले कई दशकों से डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही होता रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इन दोनों पार्टियों के बगलगीर ही होना पड़ा है। हालांकि इस बार का चुनाव एक मायने में थोड़ा अलग है। जहां एआईडीएमके ने जयललिता के निधन से अपना सर्वोच्च नेता खोया है, वहीं डीएमके ने भी करुणानिधि के तौर पर अपना सर्वोच्च नेता खो दिया है और इस बार यह चुनाव इन दोनों की गैर मौजूदगी में ही होना है। इसलिए मुश्किलें एआईडीएमके के पास भी हैं, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है। वहीं डीएमके लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रखने का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने साथ लिया है 2 बार के सत्ताधारी एआईडीएमके का, तो कांग्रेस और वाम दल डीएमके के सहारे तमिलनाडु में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में लग गए हैं। रही बात पुडुचेरी की, तो वहां पर भी बीजेपी कहीं मुकाबले में नहीं है। 33 सदस्यों वाली विधानसभा में 30 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि 3 सीटों पर केंद्र की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में 2016 के चुनावी आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। 2016 में पुडुचेरी में कांग्रेस ने अकेले 15 सीटें जीती थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाकी की 4 सीटें एआईडीएमके, 2 सीटें डीएमके और 1 सीट निर्दलीय के खाते में आई थी। बीजेपी ने सभी 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका वहां खाता भी नहीं खुल सका था। बीजेपी इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि 2016 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। नतीजा ये रहा है कि कांग्रेस की नारायणसामी सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई है और वहां पर राष्ट्रपति शासन के साए में ही अगला चुनाव होना है। आखिरी राज्य है असम, जो पूर्वोत्तर का राज्य है। यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि यही इकलौता राज्य है जहां पर सत्ता
बीजेपी की है और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है। 2016 के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि बीजेपी असम में मजबूत स्थिति है। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 64 का है। 2016 के चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 60 पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 122 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे महज 26 सीटों पर ही जीत मिली थी। असम में असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के रूप में पुरानी पार्टियां भी हैं जिन्होंने 2016 में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में साझेदारी की थी। असम में बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी है, जो इस बार वाम दलों और कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी में है। बाकी असम का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार असम में सीएए एनआरसी का भी मुद्दा है, जिस पर केंद्र सरकार ने कानून भी बनाया था, लेकिन अब बीजेपी ने उस पर चुप्पी साध रखी है। कुल मिलाकर अगर इस चुनाव को देश की दो राष्ट्रीय पार्टियों के लिहाज से देखें तो बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल और असम पर लगा हुआ है, जबकि कांग्रेस का पूरा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी तक ही सीमित दिख रहा है। बाकी तो चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया है, नतीजों की तारीख का भी ऐलान हो गया है, तो इंतजार करते हैं नतीजों की तारीख यानी कि 2 मई का। बाकी चुनाव हैं तो चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको लगातार अनकट पर मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।